अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 365। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और वो कहते हैं जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट में एक इस्तिलाह 2 से 3 साल पहले इस्तेमाल हुई थी, कुदरत का निज़ाम। और लगता यही है कि वो कुदरत का निज़ाम हर दफ़ा आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान को एक चांस ज़रूर देता है, और आज भी दोस्तों ऐसा ही हुआ। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को जो है सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हरा दिया, जिसके बाद दोस्तों सिचुएशन ये बनी है कि पाकिस्तान लिव फॉर अनदर डे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल श्रीलंका से अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी, और जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी बनी है कि दिल थोड़ा खुश भी हो रहा है, लेकिन साथ ये सोच रहे हैं क्या ये पॉसिबल है। तो आज हमारे साथ रोज़ की तरह स्पोर्ट्स 65 में हमारे मेहमान मौजूद हैं शुएब अहमद साहब, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। और जब भी मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ तो बहुत हैवी इंट्रोडक्शन इसलिए कराता हूँ कि बहुत ही हैवी और बड़े फैमिली यानी कि मोहब्बत बरादरान की जो है ना वो ये फैमिली से हैं। इनके नाम शुरू करें तो फिर माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं होती। हनीफ साहब से लेकर शेब मोहम्मद अबी, सादिक मोहम्मद, इसी तरह आप बात कर सकते हैं हनीफ मोहम्मद, इसी तरह मुश्ताक मोहम्मद, वजीर मोहम्मद साहब। तो बहुत शुक्रिया शेब भाई ज्वाइन करने के लिए एक मरतबा फिर। और आपने कल ये हमें कहा था कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ अपर हैंड रखता है, और रिकॉर्ड भी ये सजेस्ट करता था। तो योर प्रेडिक्शन इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। तो शेख साहब क्या लगता है कि तो खुशी आपके चेहरे पे भी थोड़ी नज़र आ रही है, मेरे चेहरे पर भी आज मैं लोगों से मिलता आ रहा, लोग कह रहे हैं चले एक चांस तो मिला। तो पाकिस्तान बैक इन इट क्या हम कह सकते हैं, जो अब अदादोशुमार आपके सामने आ गए? बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक रे ऑफ होप तो बन गई है, लेकिन जैसे आपने बताया उसकी जो इक्वेशन है कि अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो 64 रन से जीतना ज़रूरी है, और अगर चेस करता है तो 13.1 ओवर के अंदर जो भी गिवन टोटल होगा उसको जीतना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बैटिंग सेकंड, इसलिए कि जब बल्ला आपके हाथ में है तो आपके हाथ में कमांड है, दैट मीन्स। और उसमें अगर उनके पास होगा तो आप ज़रूरी नहीं है जीते और 64 रन का डेफिसिट भी बीच में हो। सही। तो जब एक चीज़ आपके कंट्रोल में, एक चीज़ है जो है आपका बैट इन हैंड, उससे आप क्विक फायर रन्स कर सकते हैं, 10-12 का या इवन 14 रन का भी मिसाल के तौर पे अगर एवरेज है तो एटलीस्ट यू नो वेयर हाउ टू गो अबाउट इट, वरना तो वैसे ही बाहर हो गए थे और अदरवाइज भी होने का खतरा है। तो बैटिंग सेकंड के अंदर ये है कि 13.1 ओवर वाला जो इक्वेशन है मेरी नज़र में वो ज़्यादा पाकिस्तान के लिए फीजिबल होगा, एक चीज़। और जहाँ तक आज का जो मैच है जो आपने पूछा कि कैसा रहा, तो उसमें इंग्लैंड न्यूजीलैंड का कल मैंने यही बात आ रहा था कि बाज़ टीमें होती हैं कि वो अंडर प्ले करती हैं, समहाउ दी अदर कुछ उनका जो वीकर पॉइंट्स हैं वो सरफेस हो जाते हैं, ऊपर दिखने में नज़र आते हैं। जैसे आज न्यूजीलैंड की फील्डिंग तक पुअर नज़र आई, और ख़ास तौर पे क्रिटिकल मौके के ऊपर मिचेल ने जो एक कैच की ट्राई नहीं करी, वो बिल्कुल उसके 5 कदम पे काफ़ी गेंद हवा में, ऊंचा हवा में था, ऐसा नहीं कि बहुत फ्लैट था। सही। लेकिन ये कि उसने ट्राई नहीं की, फर्स्ट बाउंस चौका बचाने की कोशिश की, और उस वक्त उनका जो कैच था 96 फॉर 4 थे वो लोग। जी बिल्कुल। और उस वक्त बेंटन और मेरे ख्याल से शायद दूसरे वो खेल रहे थे, बेंटन और करन शायद खेल रहे थे। जी बिल्कुल की पार्टनरशिप लगी थी। तो उसमें वो मेजर गलती एक डेफिनेटली वो सामने आई। लेकिन जब उन्होंने न्यूजीलैंड ने बैटिंग की, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, सही, उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। 64 फॉर 1 विकेट जब गिरी तो उसके एक क्विक फायर उन्होंने अपने टीम को स्टेबिलिटी दी। लेकिन ये कि आज जिस तरह उनके बैट्समैन जो थे न्यूजीलैंड के जो खेलते चले गए, बहुत पुअर शॉट्स के ऊपर आउट हुए, लूज डिलीवरी समझ लें थी, चैपमैन खास तौर के ऊपर, मिचेल ने बहुत पुअर शॉट खेला, फिलिप्स भी ऐसे आगे की बॉल को यूं करके ऐसे आउट होते चले गए। सेटनर ने आके फिर भी तो किया, सिर्फ 5 बॉलों में 9 ही रन किए। लेकिन ये कि वो उस वक्त ये डेफिनेटली 180 का रन चेस मतलब स्कोर कर सकते थे ऑन बोर्ड। शोएब भाई जैसे आपने बताया कतई कलामी के 123 पे चौथी विकेट गिरी थी 14.1 ओवर में, एंड दे लिटरली यू नो नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। आखिरी 6 ओवर में रन्स भी ज़्यादा नहीं बने, विकेटें भी गिर गई। इसमें तो आप जो है ना शेख भाई विकेट को
इंग्लैंड की हिकमत अमली को थोड़ा सा आप देखेंगे कि वो बहुत बड़ा फैक्टर 16 ओवर्स करवाए बाय द वे आज इंग्लैंड के स्पिनर्स ने, जो हाईएस्ट एवर है इन T20 के, उनके 16 ओवर स्पिनर्स ने कराए हों। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने शेब भाई हिकमत अमली बड़ी सही बनाकर रखी थी न्यूजीलैंड के पावर हिटर्स को देखते हुए। सो वो जो एक स्लाइड आया, जो इतना बड़ा बैटिंग क्लैप्स हुआ आफ्टर 14 ओवर, उसकी क्या वजह देखते हैं? बहुत बुरी बैटिंग, अच्छी हिकमत अमली, या पिच का कोई अमल दखल था? नहीं, पिच का मोस्ट डेफिनेटली दखल तो था ही, ठीक है। इसी के वो टर्न कर रही थी, लेकिन जब आप बॉल को एयर दे रहे थे, जब वो गेंद टर्न शार्प कर रहा था, या पेस उसकी स्लो थी, इवन शॉर्ट पिच डिलीवरीज भी जो थी वो पहले से शॉर्टर साइड ऑफ द ग्राउंड के ऊपर बैट्समैन जो सोच के मार रहे थे, उसके अंदर बाज़ दफ़ा लेट हो जाते थे। तो उस तरह एक्सिक्यूशन ऑफ द शॉट या एलिवेशन जो छक्के की तरफ वो मारना चाहते थे वो नहीं लग पा रहा था, इसी की टाइमिंग ऑफ हो रही थी कि बॉल वो स्लो कर रहे थे। तो बात यह है कि जो आपका सेकंड पॉइंट है वो बिल्कुल सही है कि इंग्लैंड ने हिकमत अमली जो है वो अच्छी रखी कि बॉल को तेज तेज नहीं करने की कोशिश की, बीच में मिक्स जरूर करते रहे, एक आध थोड़ा फास्टर वन भी कर देते थे, लेकिन ये कि मेनली वो स्लो कर रहे थे, जिससे उनको हिट मारनी पड़ रही थी और वो शॉट उनके वो लग नहीं पा रहे थे। तो इंग्लैंड ने बहुत स्मार्ट प्ले किया, और लेकिन ये कि अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो ब्रुक्स ने थोड़ा बहुत, सॉल्ट और बटलर तो जल्दी आउट हो गए, और ऑल्दो के उनके 6 ओवर में 47 कर चुके थे, लेकिन मेन मैच जो चेंज किया ना मेरी नज़र के अंदर, वरना ये इवन शायद जैक भी सिंगल हैंडेडली नहीं कन्वर्ट करते, जो स्कोर रेहान अहमद ने जो छक्का आते के साथ ही मारा क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर, जहां इक्वेशन मुश्किल से मुश्किल होती चली जाती है, अगर वो उनके टाइमली सिक्स जो उन्होंने 2 छक्के मारे वो बहुत टाइमली, और लिटरली दोनों ने जो है ना मैच न्यूजीलैंड से छीना, जो कि लग रहा था जैसे बड़ा डाइन टू द वाइड जा सकता है। हम मैच समरी पे शोएब भाई चलते हैं डेफिनेटली, और मैच समरी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आज के मैच के अंदर बड़े नशेबो फराज आए। बहुत अच्छा आगाज था न्यूजीलैंड का मिडल ओवर्स के अंदर, फिर हमने देखा कि बैटिंग कोलैप्स होता है, और जोफ्रा आर्चर का अगर आप देखें तो एक ओवर भी नहीं करवाया, मतलब बिल्कुल हिकमत अमली चेंज कर ली। हैरी ब्रूक ने विकेट को रीड किया, और ये मैच समरी आपके सामने 159 रन दी 7 विकेटों के नुकसान पर बनाए, जिसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की, और उससे पहले जो इंग्लैंड के अगर आप देखें तो 160 जो उन्होंने चेस किया। सो इसमें शेब भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूजीलैंड एक मौके पर जितने रन बना रहा था, अभी आपने 180 रन का जिक्र किया, इस विकेट को देखते हुए दे वर प्रोबेबली 15-20 रन शॉर्ट, डू यू थिंक, या इस विकेट पर इतने रन बन गए थे कि इनको मैच जो है वो जीतना चाहिए था? देखिए, रन डेफिनेटली थोड़ा बहुत शॉर्ट ज़रूर थे, जैसे मैंने कहा कि जब किक स्टार्ट इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल गया हुआ था, जो कि देखें इंग्लैंड की टीम कितना स्ट्रगल कर रही थी, उनको 5th ओवर के अंदर इनका सिर्फ 34 स्कोर था और 2 विकेटें गिरी हुई थी, वहाँ से इनको एलिवेशन ऊपर आने के लिए बड़ा मुश्किल था। फिर 3rd विकेट जो 8th ओवर में गिरी, फिर 9th ओवर में भी 1 विकेट गिरी, तो 3, 4, 5 इस तरह के स्कोर आने शुरू हो गए, तो स्लो रन रेट होता चला गया। लेकिन यह है कि फिर उसके बाद उन्होंने मोमेंटम जो है वो 84 फॉर 4 थे 12वें ओवर में, वहाँ उन्होंने 11 रन का एक जो पुश किया तो 11 रन मिले, तो वहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर बना, इसलिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम देवर बिहाइंड द रिक्वायर्ड रन रेट, जितना चाहिए था। एक मौका ऐसा आया कि जब उनको 36 बॉलों में 63 चाहिए थे और 4 विकेटें गिरी हुई थी उनकी, जी। तो लेकिन बात यह है कि एक्स्ट्रा दोनों टीमों ने कम दिए, वरना होता क्या है कि एक्स्ट्रा 6 बॉलें 8 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने में आती हैं, तो वो एस्पेक्ट नहीं आया। वो दोनों प्रोफेशनलिज्म उन्होंने ज़रूर शो किया। लेकिन आपने देखा होगा कि जो स्पिनर्स जो थे, सेटनर भी जब लास्ट ओवर करने आए तो उनको 16 रन पड़े उस ओवर में, लेकिन जो बिल्कुल सिनारियो जो मैं जिस ओवर की बात कर रहा था, रेहान वाला जो था, वो उसने 22 रन किए फिलिप्स के एक ओवर के अंदर, तो वहाँ से बिल्कुल जंप अप एकदम करके इनकी थी वो
117 से ऑलमोस्ट 140 पे टचिंग करना शुरू कर दिया। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ से रे ऑफ होप भी बढ़ गई, कॉन्फिडेंस भी आया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वो जो ओवर है उसके ऊपर मैं ब्रेक से आके ज़रूर बात करूंगा शेख साहब से कि क्या वो ओवर बनता था, चूंकि डैरन मिचेल यकीन तौर पर अच्छे स्पिनर है लेकिन और भी ऑप्शन उनके पास बॉलिंग में मौजूद थे, और क्या थोड़ी अच्छी कप्तानी नहीं कर सके। हालांकि मिचेल सार्टनर इज नोन टू बी अ वेरी जीनियस कैप्टन, लेकिन आखिरी ओवर में जो रन्स बने ये वो दो बैट्समैन थे। विल जैक्स तो चले बहुत अच्छा टूर्नामेंट का जा रहा है, विकेटें भी ले रहे हैं, पर रेहान अहमद ट्रूली सरप्राइज न्यूजीलैंड और अब वर्ल्ड कप में। और थोड़ा सा ना न्यूजीलैंड के लिए भी टेंशन है, नींद उनको भी आज अच्छी नहीं आनी जैसे हमको नहीं आनी। करें जनाब पहले इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के हवाले से। और शेख भाई यकीन तौर पर हम सब अब कल के मैच का जिक्र सुनना चाहते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने इनसाइड निकाल ली है कि कल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जो रन चेज हुआ इंग्लैंड का उसको हम दो हाफ में डिवाइड करते हैं क्योंकि सॉल्ट और बटलर तो वो जल्दी इन दोनों की पार्टनरशिप टूटती थी, आज तो दोनों ही जल्दी आउट हो गए। सो किस तरह से आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग को देखते हैं, क्योंकि जैसे हमने कल भी जिक्र किया था हर मैच में 170 प्लस कंसीड करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिसिंग पार्ट उनके पास है ज़रूर, चाहे तो वो एज अ यूनिट परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आपकी क्या राय है, जो रन चेज हो गए मैच आखिर 2 ओवर तक पहले भी इनके हाथ में मौजूद था, गलतियां कहाँ की हैं न्यूजीलैंड ने एज अ बॉलिंग यूनिट? नहीं, गलतियां एज सच इतनी नहीं थी जितना अच्छे उनके बैट्समैन उन्होंने टैकल किया। जी जी। और स्पेशली जैसे आप देखें ना कि शुरू में आउट हो गए, उसके बाद ब्रुक्स, बेथल, बेंटन, करन, जैक्स और इवन रेहान अहमद, सारों की जो कंट्रीब्यूशन है, किसी की 25, 30, 34, 33, जैक्स स्पेशली 32 आखिर तक खड़े रहे और उन्होंने 4 चौके 1 छक्का लगाया। और फिर रेहान अहमद का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो कैमियो इनिंग्स उन्होंने खेली वो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ना न्यूजीलैंड एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे कि नए प्लेयर हैं, और ना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम तो ये समझे थे मैच निकल गया। बिल्कुल, उसके आने के ऊपर वो शायद स्ट्रगल कर रहा होता। उसने तो छक्का भी मारा आते के साथ ही, और फिर रिवर्स स्वीप पे भी चौका मार दिया। तो वो दे वर एब्सोल्युटली बेफिल्ड, दे हैड नो आंसर टू द इंग्लिश बैटिंग लाइनअप, और वहाँ वो बिल्कुल मतलब बेबस नजर आए। तो गलती एज सच उनकी वो नहीं थी। फिलिप्स बॉलिंग में इतना बुरा नहीं किया हुआ था, उन्होंने 20-22 रन ही दिए हुए थे, बहुत महंगा पड़ गया, लेकिन अब वो एक्सपेक्टेड नहीं था, और वहाँ कुछ उनकी फील्डिंग भी थोड़ी सी लो नजर आई, इतना स्टैंडर्ड हाई नहीं था, इसलिए कि फिलिप्स खुद बॉलिंग कर रहा था। चले आपने ठीक कहा, क्योंकि कभी कभी टूर्नामेंट आपका अच्छा जा रहा होता है लेकिन एक ओवर जो है वो पूरे टूर्नामेंट को खराब कर देता है। ग्रैंड फिलिप के साथ ऐसे ही हुआ। जुल्करनैन शेख हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त मौजूद हैं श्रीलंका में वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाले किले में सर कल मैच है, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जुल्करनैन, उसके मुताबिक ये वही मैच है, पिच होगी जहाँ पर इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच हुआ था, जहाँ पर हमें वो मैच बहरहाल जीतना चाहिए था। सो कल अब ऑब्वियसली हमारे पास कश्तियाँ जला कर आने वाला सारा माहौल है। क्वेश्चन हमें पता है 64 रन से जीतना है या 13.1 ओवर में चेस करना है। टीम मैनेजमेंट ने कल आपने नुकता उठाया था जी प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो जुल्करनैन शेख साहब प्रैक्टिस भी आज हो गई है, बट अब तो सर जोड़ के बैठे होंगे, करना क्या है, क्या खबरें आ रही कैंप से, टीम में तब्दीलियों के हवाले से, बैट फर्स्ट करेंगे, बैट सेकंड करेंगे, हिकमत अमली के हवाले से कुछ आपके पास खबर हो? देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिस तो आज पाकिस्तान टीम ने की है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये वही विकेट है जो इंग्लिश टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच खेला था। 2 तब्दीलियों के बारे में लग रहा है कि कोच माइक हेसल जो है वो बहुत कंसर्न है। एक नसीम को वापस लाना चाह रहे हैं और एक इब्रार को वापस लाना चाह रहे हैं। अब ये किनकी बिना पर होगा, ये बहुत अहम क्वेश्चन होगा। क्या वो शाहीन को बिठाकर नसीम को लाएंगे, या और साथ सदाब को बिठाकर जो है वो इब्रार को लाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, ओपनिंग के हवाले से भी ये एक चर्चा आ रहा है कि ओपनर चेंज किया जाए, बाबर आजम को ओपन कराया जाए, साइम को नीचे लाया जाए। एक ये राय जो आपको एक नॉर्मल एक ओपिनियन लगती है कि ये फखर जमान से ओपन कराया जाए, उसके माइक हेसन थोड़े जो है वो हक में नहीं है। और एक चीज और मैं आपको अखबार बताऊं कि आज गीली बॉल से उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है, काफी हम जो है गीली बॉल के साथ उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है। हालांकि कोई बारिश या आपको कहे ना वो जो ड्यू है उसका फैक्टर इतना होगा नहीं, लेकिन उनको ये लगता है कि शायद गीली बॉल से प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने बॉलर्स को भी प्रैक्टिस करवाई, नेट के अंदर बैटर्स को भी प्रैक्टिस करवाई। तो ऑप्शंस क्या होंगे ये बहुत अहम है, लेकिन जो पर्सनैलिटी है माइक हेसन की इस वक्त, अच्छा कुछ तो थोड़ी सी हम आप सारे बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये आवाज उठ रही है कि यार आप माइक हेसन को क्यों टच कर रहे हैं। तो ये एक हकीकत है, आई डोंट नो, उनको पीछे से कोई बंदा
आके या कोई और उनको कोई बताता है या नहीं बताता, या ठीक है। उनकी इनपुट कितनी होती है, पर शोमेट में तमाम फैसले माइक हिसल के हैं। तो इस लिहाज से तमाम तर थिंक टैंक भी उनके, और कल देखते हैं कि वो किस थिंक टैंक के साथ आएंगे। नॉर्मली यही लगता ठीक है है। कि 2 स्टेजेस होंगी पाकिस्तान की। ठीक है शेख भाई, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, ये ग्राउंड तो पालेक लेक है, लेकिन पिच वही यूज होगी जो इंग्लैंड पाकिस्तान के मैच में यूज हुई थी, जहां एक लो स्कोरिंग मैच हुआ था। तो दो जो शेख भाई, अब हमारे पास विकेट की डिटेल भी आ गई। एक तो आप मुझे ये भी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा कि क्या ज़रूरी है कि विकेट उसी तरह खेले या इसका बिहेवियर चेंज भी हो सकता है, तो ये आपने हमें ज़रूर बताना है। दूसरा, उस विकेट के लिहाज से और जो सिनेरियो हमारे सामने मौजूद है, रिटर्न ऑन द वॉल ही कि ये आपने करना है वरना आप बाहर हैं, क्या तब्दीलियाँ शेख भाई होनी चाहिए जो आप सजेस्ट करते हैं? देखिए ये चीज़ अच्छी थिंकिंग है कि अगर बाबर को 4 अगर खिला ही रहे हैं तो फिर वो 4 नंबर पे तो बिल्कुल मिसफिट हैं, जो कि शुरू से सब लोग ही कह रहे हैं, मैं क्या पूरा पाकिस्तान ही शायद यही कह रहा है। तो वो अगर ओपनिंग पे आते हैं तो वो बेटर डिसीजन होगा। और फ़खर का ये है कि फ़खर भी आ सकते हैं ओपन पे, लेकिन ये कि वो ही स्टिल कैन बैट एट नंबर 4, 5 इन पोजीशंस के ऊपर, तो ही इज़ मोर केपेबल और ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर हैं, उनके पास अरे ऑफ शॉट्स हैं और पावरफुल हिटर भी हैं। तो वो चीज़ बैटिंग ऑर्डर तो सही चीज़ नज़र आ रही है। दुनिया में इस वक्त रेहान अहमद भी फर्स्ट टाइम आके लेग स्पिनर आके इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। दुनिया हर कोई लेग स्पिन के ऊपर कर रही है। पाकिस्तान अबरार को संभाल के पीछे रखा हुआ था पिछले मैचों की, अगले वर्ल्ड कप में खिलाना है शायद। तो मतलब जब गलतियां इस पोजीशन में क्यों आए इंसान के, कितनी मुश्किलात हैं। 13 ओवर के अंदर पूरा स्कोर करें या 64 रन का डेफिसिट। मतलब एक हमारे पास रे ऑफ होप तो आई, ये भी आपने भी ये वर्ड यूज किया, बट क्या प्रैक्टिकली, अब मैं लोग खुश तो हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ 13.1 ओवर में अब श्रीलंका देखे बहुत बुरा भी खेले, 150 तो करेगा ना, बहुत ही कोई स्पेक्टेकुलर क्लैप्स हो तो चले 130-40, जो कि अभी तक इस वर्ल्ड कप में हमने देखा नहीं है। 140-150 तो बन ही रहा है। या हम अपनी बैटिंग पे प्रेशर डालें कि जी आप हमें कोई लगभग 200, 215, 20 तो करके देना कि हम 150 पे आउट करें तो हम 64 रन से जीतते हैं। अब हमारे लिए बेस्ट क्या है क्रिकेटिंग वाइज, या हमारी कैपेसिटी को देखते हुए हमें क्या सूट करता है? तो मतलब आपके ख्याल में शेख भाई कि हम रन चेस पे जाएं या हम बैट फर्स्ट पे जाएं? देखिए ये ज़्यादा डिपेंड करेगा पिच की कंडीशन देख के। अगर फास्ट विकेट है तो उनके सीमर्स भी वुड कम इनटू प्ले। हम सीम बॉलिंग को इतना अच्छा नहीं खेलते हैं, वेयरएज उनके बैट्समैन फिर भी रीजनेबली सीम के अगेंस्ट इतने वनरेबल नज़र नहीं आते जैसे हमारा वो है। ठीक है। तो ऑल सेड एंड डन, ये अगर पहले बारी आती है तो दे नीड टू स्कोर समवेयर अराउंड 200 मार्क का, ये है 205 या 195 का ऐसा टोटल कम से कम होना चाहिए। शेख भाई लेकिन जब पाकिस्तान इतना करेगा, जो इंग्लैंड पाकिस्तान की पिच थी जहां हमने 166 किया, और अगर हैरी ब्रूक इतना आउट ऑफ स्किन और वंस इन अ ब्लू आउटस्टैंडिंग इनिंग ना खेलते तो बहुत मुश्किल था। इस विकेट पर भाई अब मैं सवाल को दूसरे एंगल से लेकर आऊं, अगर ये उसी तरह की स्लो विकेट है जहां बहुत रन नहीं बनने, ऐसा ना हो कि आप तेज खेलने के चक्कर में खुद ही क्लैप्स हो जाएं, तो फिर क्या बेहतर है? क्योंकि ये 200 वाली पिच मुझे तो लगती नहीं है सर। नहीं, वो नहीं लगती, लेकिन जिस तरह अभी जुल्करनैन भाई ने बताया कि वो गीले बॉल से पिच के ऊपर प्रैक्टिस आज उन्होंने की, तो क्यों की? कोई रीज़न होगा ना। तो मैंने इसीलिए उस चीज़ को कवर करते हुए बात कही कि शायद वो थोड़ा सा इतना स्लो विकेट ना रखें, इसलिए कि वहाँ की कंडीशन है और आईसीसी के वैसे तो ग्राउंड्समैन होते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये कि स्टिल वो खेल श्रीलंका में रहें तो वो अपनी स्ट्रेंथ डेफिनेटली देखते हुए उसकी कंडीशन में कहीं ना कहीं तो बीच में उनका इनपुट आएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आईसीसी के अंडर रूल के मामला होते हैं तो हम रिस्पेक्ट ये करते हैं कि चाहे बेहतर पिच हो जाए, उससे बुरी अगर हुई तो तनकीद ज़रूर होगी। जुल्करनैन साहब 50वां मैच खेल रहे हैं, हमारे कप्तान सलमान अली आगा एज अ कैप्टन, और ये सिर्फ दूसरे हमारे कैप्टन बनेंगे बाबर आजम के बाद जिन्होंने 50 मैच कंप्लीट कर लिया। हालांकि कल की बात लगती है कि जब ये आए थे तो तनकीद हो रही थी भाई ये कप्तान बने क्यों हैं, और अभी तो ये है तो यूं है, लेकिन 50 मैच हो गए। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं नहीं बनाना चाहता, लेकिन जुल्करनैन शेख साहब आप लाहौर में बेसिकली बेस्ड भी हैं, आपके पास सारी खबरें होती हैं, इस वक्त आप श्रीलंका में हैं। कल जो सूरत हाल बनेगी मुश्किल, या 50th मैच तो है सलमान अली आगा का, लेकिन बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सो कुछ उसकी गुनसुन भी है आपके पास? देखिए, दो चीजों के हवाले से तो आप क्लियर हो ना कि इस सलमान अली आगा को हर तरह का
एक प्रोटेक्शन मिल गया है। इतने मैचेस भी हुए हैं और पाकिस्तान टीम के अंदर जितने भी प्लेयर आप बड़े बड़े नाम लें, उनकी एक चीज के अंदर बड़े रिकॉर्ड तगड़े हैं कि उन्होंने मैचेस कितने खेले। आप ये देखें ना कि हम टीम के अंदर चेंज कितनी मुश्किल से करते हैं। आज अभी शेर भाई बात कर रहे थे रियान अहमद की, आप देखिए ना कि एक बंदा डेब्यू पे उसको कैसा यूज किया गया, उसने क्या कमाल की बॉलिंग की है, उसको आखिरी ओवर दिया, उसने डिलीवर किया, वो बैटिंग पे आया। आपने मैन ऑफ द मैच विल जैक्स को दे दिया, लेकिन आप ये देखें कि 2 छक्के जो रियान अहमद ने लगाए हैं वो कितना बड़ा चाहिए था। बिल्कुल। हमारा मसला ये है कि हम मतलब अब आप देखें पिछले मैचेस को देखें, सलमान ये आगा आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट के लिए नजर आएंगे, पर वो उस तरह लीड कर पा नहीं रहे, सिवाय इसके कि एक रोल जो उन्होंने लिया था, जो उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहा था इंडिया के खिलाफ, जो उन्होंने पहला ओवर किया जिसमें उन्होंने अभिषेक की विकेट भी ले ली, लेकिन उसके अलावा वो बैटिंग में आगे लीड नहीं कर रहे। कप्तानी के साथ साथ अगर आप एज ए बैटर लीड करें, कोई अच्छी इनिंग्स 1-2 खेलें जिससे मैच विनिंग हो, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टीम का बढ़ता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जो लोग ये सोच रहे हैं ना, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे नहीं याद आता कि पाकिस्तान ने T20 में आखिरी कोई मैच 13वें ओवर में जीता हो, चाहे जिम्बाब्वे के खिलाफ जीता हो, बांग्लादेश के खिलाफ जीता हो। हमारी इन्हीं के साथ सीरीज होती रही है ना, बांग्लादेश से खेल लिया, श्रीलंका से खेल लिया, बड़ी टीमों के साथ तो बहुत कम खेले। तो मुझे नहीं याद कि हम किसी टीम से इतने मार्जिन से जीते। और हाँ, ये मुझे एक एग्जांपल याद आती है कि हमने लिम्बिया के खिलाफ जो है वो इतनी बड़ी जीत ली है कि उसमें 65 ओवर कवर होते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा। और विकेट जो है वो ऐसी है जिस पर हाँ जो गीली बॉल वाली है, शायद अपने बैटर्स को वो एक हिटिंग पावर उनकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कल के मैच में कि आपका पिछले सारे, चलिए वो कहते हैं ना जी, कुदरत का निज़ाम हमें एक मरतबा तो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा चुका है, लेकिन उस वक्त हमें नेदरलैंड की जीत की जरूरत थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो ज़्यादा मुश्किल था। शायद ये ज़्यादा उससे रिलेटिवली पॉसिबल नजर आता है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दुलकरनैन साहब तो मौजूद होंगे। शेख भाई से मैं ज़रूर ये पूछूंगा कि एक चीज़ तो हमने डिस्कस करनी है, श्रीलंकन टीम क्योंकि वो भी कल खेल रहे हैं और वहाँ बड़ा सख्त रिएक्शन आया उनके सेमीफाइनल से बाहर होने पर, तो वो अपनी प्राइड को रिस्टोर करने के लिए शायद जान लगाएंगे। और क्या उनकी जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं हम उनके लिए तैयार हैं एज अ टीम। जनाब, पाकिस्तान श्रीलंका के मैच पर अब हम सबकी नजरें हैं और क्या तब्दीली हो सकती है, कुछ हमें दुलकरनैन शेख ने बताया था, लेकिन साथ साथ हमारे नुमाइंदे बदी जमा इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कराची में इस वक्त मौजूद हैं। बदी, मुझे बताइएगा कि अब सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है, क्या आपके पास खबरें हैं टीम में तब्दीलियों के हवाले से, और क्या बैटिंग ऑर्डर में भी कोई तब्दीली होगी? बिल्कुल गफार, सबसे पहले तो ये आपको बताऊंगी जो पाकिस्तान का किस्मत साथ दे रही है, और तो एक बार फिर पाकिस्तान का साथ किस्मत ने दिया है। अब जो है वो टारगेट तो बहुत मुश्किल है अचीव करना, लेकिन अब ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि हो सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान को जो अगर पहले बैटिंग आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा रन जो है वो 20 ओवर में कर रहे होंगे, तो फ़खर जमान को जो है ओपन कराए जाने का फैसला किया जा रहा है। इसमें मुशावरत जारी है, साबिर खान के साथ वो ओपन करेंगे, और साइम मजूब जो फॉर्म में नहीं है उनको हो सकता है कि नंबर 3 पर खिलाया जाए और बाबर आजम को जो है इस मैच में वो बाहर बिठाया जाए। तो सलमान अली आगा जो है वो 5वें नंबर पर बैटिंग करेंगे। तो ये चीजें जो है अब सामने आ रही हैं। उसके अलावा शादाब खान जो जिनकी बॉलिंग जो है वो मुतासिर कुन नहीं है, उनकी जगह जो है ये बात की जा रही है कि अबरार अहमद को जो है वो फाइनल 11 में शामिल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास आपको मालूम है कि ये आखिरी चांस है, या तो आप 65 रन से जीतें या फिर 13 ओवर में ये रन मुकम्मल करें। तो पाकिस्तान के लिए टारगेट तो मुश्किल है, लेकिन टीम में तब्दीलियां भी जरूरी हैं। तो फास्ट बॉलिंग में सलमान मिर्जा की जगह हो सकता है कि नसीम शाह को चांस मिल जाए। तो ये 3 से 4 तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जो फाइनल 11 जो है होगी श्रीलंका के लिए, क्योंकि पाकिस्तान चले बदी देखते हैं पाकिस्तान की क्या टीम खेलती है। शेख भाई ने कहा था, मैं उनके पास दुलकरनैन से पॉइंट लेके वापस आता हूँ। शेख भाई ने कहा था शायद अब वो टीम खेलेगी जो पहले मैच में खेलनी चाहिए थी, तो मुझे कुछ कमर पे ऐसी सूरत दिखाई देती है। दुलकरनैन, आखिर में मैं आपसे पूछूं, जो क्या वहाँ मौजूद हैं, आपको बारिश की पेशगोई तो नहीं है ना, जो कि ये भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो फिर तो हम आउट ही हैं, लेकिन पाले किले का वेदर ठीक है? बिल्कुल वेदर ठीक है, कोई बारिश की मतलब चांस नहीं है, और आपको ये मैच खेल कर और अच्छे अंदाज में खेल कर जीत कर ही सेमीफाइनल में जाना होगा। तो ये भी तो एक एक्सक्यूज है ना कि अगर बारिश हो जाती तो फिर हम ये भी तो कहते ना कि हम तो बड़े तैयार थे, हम तो जीत भी जाते, ये तो बारिश नहीं रोक लिया ना हमें। तो ऐसा कोई चांस नहीं है, आपको खेलना पड़ेगा, और एक ऐसा चांस है जिसमें आप एक ऐसे मैच में इस अंदाज से जीते कि आप सारी पिछली जो हार है या पिछले जो गिले शिकवे हैं वो सारे दूर हो जाए। तो ये प्रॉपर मैच होगा, पूरा मैच होगा, और अभी तक वेदर फोरकास्ट किए कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है।
चलिए जी शेर साहब, आपसे मैं आखिर में क्लोजिंग सारे रिमार्क लूंगा। एक तो पहले तो ये कि अगर हम सारे पावर हिटर्स को खिला लें, जैसे कि ख्वाजा नाफे हमारे पास मौजूद हैं, फ़खर जमान को हमने अभी तक नीचे एक ही मैच में ट्राई किया, लेकिन साइम की फॉर्म नहीं है, बाबर अगर ओपनर खेलते भी हैं तो क्या इस सिचुएशन में क्या वो सूटेबल रहेंगे, या हम कोई आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं? जैसे कि हमारे पास ऑलराउंडर्स की फौज जफर मौज मौजूद है, जिसमें शादाब हैं, फ़हीम हैं, इनको कहीं हम ऊपर से मेक शिफ्ट में लेकर जाएं, कोई पिंच हिटर के तौर पे इस्तेमाल करें। हमें कुछ सोचना चाहिए इस तरह, स्मार्ट थिंकिंग। गफार, जब आप व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज जी, तो फिर आपका जो पॉजिटिव इंटेंट अगर फ्रॉम द वर्ड गो आपके अंदर जब आ जाता है, जब एज एन ओपनिंग बैट्समैन या एज अ बैट्समैन मैं बात कर रहा हूँ कि जब मारने पे आपकी बॉडी आ जाती है, मैं तो सेंचुरी के बाद वो हिम्मत करता था जी जी, लेकिन कहने की बात यह है कि जब आपको जब कोई डर और खौफ ना हो और आप बॉडी जब आपकी पॉजिटिव माइंडसेट में हो कि जी मैंने मार के खेलना है या तेज खेलना है, तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं पहले मेंटली। उससे क्या होता है कि बॉडी जो है वो आगे फ्रंट फुट के ऊपर तैयार रहती है, और वहाँ से अगर बैक फुट पे आना जल्दी आप फिर भी आ सकते हैं। टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि अगर जब और अगर नॉर्मल स्टांस के ऊपर खड़े हुए हैं और मारूं या नहीं मारूं, तो बॉडी का जो बैलेंस है वो इतना क्विकली बैक फुट पे नहीं आता, फ्रंट फुट पे भी बार दफ़ा लेट हो जाते हैं। तो पॉजिटिव जब आप होते हैं तो बॉल आपको, यू सी द बॉल अर्ली, ठीक, और आप ज़्यादा अच्छा वो शॉट की एग्जीक्यूशन कर सकते हैं जब पहले से प्रिपेयर्ड हो। बिल्कुल। और व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, तो फिर आपके वो शॉट एक दफ़ा जिस बैट्समैन के लगने हर एक के नहीं लगते, लेकिन जिसके लगने लग जाते तो फिर दे एंड नो स्टॉपिंग टू इट एट द सेम टाइम। ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं जी, तो ये मैच जो है अगर हम देखें तो 6:30 बजे है, उसके बाद जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका का मैच ज़रूर है, इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मैच भी। अब दोनों टीमें कुछ ऐसी सूरत हाल में आ गई सर कि इंडिया को भी वेस्ट इंडीज़ को लाजमी हराना है। इससे पहले कि मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लूँ, ज़रा तसल्ली के लिए बात कर लेते हैं। इंडिया वेस्ट इंडीज़ के मैच पे तो बड़ी वहाँ पे जो है ना एक पॉजिटिव इमेज बनी हुई है कि हमने हरा ही देना है, कोई मसला ही नहीं है। बट वेस्ट इंडीज़ को देखते हुए और जो इंडिया की थोड़ी सी हमने देखा कि एक आध जगह वो भी डगमगाए हैं। आप इस संडे वाले मैच को कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि जरा बैलेंस करते हैं ना, अगर हमारी सिचुएशन डगमगा रही है तो उनको भी जीतना लाजमी है। हाँ, लेकिन उनका जो पिछला मैच जिस तरह उनकी पूरी टीम खेली है, बॉलिंग डिपार्टमेंट भी रीजनेबली अच्छा परफॉर्म किया। डुबे सिर्फ उनका जो 6 बॉलर वो जो लाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मार पड़े जा रही है। जी हाँ। लेकिन उसके अलावा उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी नज़र आई, और बुमराह को भी उन्होंने 1 डाउन नंबर 3 पे बॉलिंग का चांस दिया था पिछले मैच में। और बैटिंग के अंदर आपने देख लिया कि सारे जो बैट्समैन हैं 150 प्लस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल, और सारे रन गेटर भी हैं एट द सेम टाइम। जब एक दफ़ा अच्छे प्लेयर का मैच अच्छा चला जाए तो फिर बड़ा फुली कॉन्फिडेंस उनका बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है एक प्लेयर एज अ बैट्समैन। तो मेरी नज़र में डेफिनेटली इंडिया की टीम को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा चांस होगा, इसलिए कि उन्होंने पहले भी शायद एक और टीम के अगेंस्ट बार बार जो बॉलें की, मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका था शायद के, बिग हिटर को किस तरह काउंटर किया जाए, तो वो उनके पास मैथमेटिक्स वो। चलिए, प्रोग्राम का वक्त हमारे खिताम के करीब है। शेख भाई, क्विक प्रेडिक्शन, फिर मैं जुल्करनैन बदी आप भी बता दीजिएगा। शेख भाई, योर प्रेडिक्शन क्या डुएबल है? मैं जीत की तो बात ही नहीं कर रहा, जीत नहीं चाहिए ना हमें, तो ये फार्मूला क्लिक करना है, ये एप्लीकेशन डुएबल और नॉट? इट इज डूएबल। ऐसा नहीं है पाकिस्तान इतना स्कोर करके उनके प्लेयरों को आउट कर सकता है। हमारे पास उस्मान तारिक वेपनरी, अगर बैटिंग करते हैं तो फिर 200 के करीब लाके उस्मान तारिक और अबरार हमारे पास है, दे कैन डू। ठीक है जुल्करनैन, पहले आप और फिर बदी बता दीजिएगा कि मैं भी ये नहीं पूछ रहा भाई जीत या हार, चूंकि हमें तो अब ये सिचुएशन चाहिए। क्विकली योर प्रेडिक्शन, हम ये कर सकते हैं जो हमारे सामने ये 13.1 ओवर 64 से जीतना है। जुल्करनैन, पहले आप। 170 रन पाकिस्तान टीम आसानी से कर सकती है, 170 रन कर ले। और श्रीलंका की टीम रिसेंटली 100 रन से पहले आउट होती रही है और वो प्रेशर में भी है, हम कर सकते हैं अच्छी बॉलिंग से। ठीक है, अगर हमें चांस मिले पहले बैटिंग का तो हमें पहले बैटिंग करके। चलिए, 2 वोट तो हक में आ गए जी। बदी, आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में क्योंकि उनके स्पिनर बहुत अच्छे हैं, हमारे जो बल्लेबाज हैं स्पिनर पे थोड़ा सा जो है वो हल्के हैं, इसी वजह से मुझे नहीं लगता अगर पाकिस्तान 210-220 रन करता है तो फिर तो मैच जीत सकता है, लेकिन अगर इससे कम रन करता है तो श्रीलंका डेफिनेटली जो है 140 तक चला जाएगा। चलिए,
तो बदी की आपने ओपिनियन सुन ली, आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों ने टीम के हवाले से इनसाइड न्यूज़ दी। शेख साहब, बस मुझे अभी भी वो एक चीज़ समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप सब ने तो अपनी बात कर ली, बस 13.1 ओवर वाला ठीक रहेगा, ये 64 पूरी रात लगता है, यही सोचते रहेंगे पूरी रात। क्या आजकल तो लोग जागते हैं सहरी तक, तो लगता है सहरी तक हम यही सोचते रहेंगे, सहरी करते हुए भी हम ये सोच रहे होंगे। सो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही होगी आपके ख्याल में? अगर मैं आपसे पूछूं, यू आर अ हेड कोच राइट नाउ, आपने लड़के इन और आउट करने हैं, आप कल किसको बिठा रहे हैं, किसको खिला रहे हैं? बिल्कुल, जो अब बात हुई, शादाब को भी रेस्ट कराए और बाबर को भी रेस्ट कराए इन दोनों की जगह, और वो तीसरा फास्ट बॉलर जो है नसीम शाह इंडक्ट हो जाएगा ओके। उसकी जगह लेफ्ट आर्म दूसरा सलमान मिर्जा की जगह, सलमान मिर्जा की जगह। तो ये तो स्ट्रेट अवे क्लियर कट सामने ये आपकी टीम आ रही है नजर। ओके। तो बैटिंग लाइन को शुएब भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिचुएशन ऐसी जहां नॉर्मल क्रिकेट तो नहीं खेलने वाले ना, हमें तो फास्ट फॉरवर्ड अल्ट्रा फास्ट बॉल की खेलनी है, हमारा टॉप 4 कल क्या होना चाहिए? क्या हम फखर को ओपनर ला सकते हैं, ख्वाजा नासिर का इस्तेमाल करें? सलमान हमारे जो कैप्टन है आगा, सलमान आगा, तो उनका ऊपर टॉप ऑर्डर में तो कहीं बनता ही नहीं है। जब वो 50 आपने बताया कि 50 मैचेस में कैप्टनसी कर लिए, वो एज अ ऑलराउंडर आए थे, बॉलिंग करते थे और लोअर ऑर्डर पे बैटिंग करते थे, इसलिए ही वाज फिटेड इनटू द साइड। बिल्कुल। लेकिन और अब तो लगता है कि बस वो सिर्फ बैट्समैन कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया तो शेख मोहम्मद साहब, उम्मीद करते हैं जी चांस मिला है, इसको यूटिलाइज करें। कल इंशाल्लाह होपफुली अच्छे माइंडसेट, अच्छी खबरों के साथ मुलाकात होगी। मुझे शेख मोहम्मद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।